नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं नगमा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस मौके पर किसान आंदोलन का मोर्चा भी महिलाओं के हाथ में रहा और बॉर्डर पर भी महिला दिवस मनाया गया। लेकिन देश की बात में सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर एक मौत की गुत्थी को सुलझना बाकी है। मुकेश अंबानी के घर के बाहर स्कॉर्पियो में विस्फोटक मिलने की जांच एनआईए करेगी, ऐसा अब सामने आया है। ये स्कॉर्पियो मनसुख हिरेन नाम के व्यक्ति की थी, जो विस्फोटक के साथ कुछ दिनों पहले मुकेश अंबानी के घर एंटेलिया के बाहर मिली थी। बाद में जांच में यह पता चला कि मनसुख की ये कार कुछ दिनों पहले ही चोरी हो गई थी। इस वाकये के थोड़े ही दिन के बाद मनसुख हिरेन का शव मिला। मुंबई एटीएस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज किया है। महाराष्ट्रातलं पेट्रोल महाग आहे आणि ते केवळ राज्य सरकारच्या टॅक्सेसमुळे महाग आहे। महिलांच्या आपल्याला सर्वांना कल्पना आहे की यापूर्वीच हा तपास आपल्या गृहमंत्र्यांनी एटीएस कडे दिलेला आहे। जर का त्या व्यतिरिक्त एनआयए कडे हा तपास घेण्याचा डाव केंद्राचा असेल म्हणजे नक्कीच ह्याच्यामध्ये काहीतरी त्यांचं काळबेर आहे आणि हे काळबेरं आम्ही सुद्धा जो काही तपास करतोय त्या तपासातून आम्ही उघड केल्याशिवाय राहणार नाही। मात्र जशी ही एक चौकशी आहे त्याचप्रमाणे राज्य सरकार अत्यंत गांभीर्याने मधल्या काळात जे सिल्वासाचे खासदार मोहन डेलकर, खरं म्हणजे हा सुद्धा विषय खूप गंभीर आहे, पण त्याविषयी कदाचित आमच्या विरोधी पक्षाला बोलायला तोंड नहीं है। उसका इन्वेस्टिगेशन हमारी एटीएस कर रही थी, लेकिन आज केंद्र शासन की जो संस्था है एनआईए, उन्होंने वो तपास अपनी तरफ लिया है। अभी ये जो केस मुकेश अंबानी साहब का जो मकान है एंटीलिया, इसका जो केस एनआईए ने लिया है उनका अधिकार है। वैसे महाराष्ट्र पुलिस एटीएस बहुत अच्छी तरीके से उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। जो भी सच है वो पूरा खंगारने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर अभी एनआईए ने लिया, उन्होंने जांच लेने का उनका अधिकार है। लेकिन बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है मनसुख हिरेन का और गाड़ी जो चोरी गई थी उसका इन्वेस्टिगेशन एटीएस कर रही है। देखिए, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, पर आप लोग अगर बता रहे हैं तो हो सकता है कि वो एनआईए को गया हो। तो मेरा मानना ऐसा है कि हम तो राज्य सरकार से ये चाहते थे, क्योंकि इसमें टेरर एंगल है, तो टेरर एंगल के कारण वो जाना चाहिए था। अगर वो लिया होगा तो ठीक ही है। सोहित हमारे साथ मौजूद है इस पर चर्चा के लिए। सोहित, ये पूरा मामला जो है उस पे से अभी ये राज साफ होना है, पर्दा उठना है कि मौत जो हुई उसका और गाड़ी को मुकेश अंबानी के घर के बाहर पाए जाने का क्या कनेक्शन है। लेकिन इस बीच एनआईए या एटीएस जांच कौन करे या कौन बेहतर करे, इसको लेकर एक राजनीति सी शुरू हो गई है। ये उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि उनकी बात भी हमने सुनी कि ये केस एटीएस को दिया गया था, लेकिन अगर अब एनआईए जांच कर रही है तो इससे लगता है कि ऑपोजिशन जो है, विपक्ष जो है, वो एक तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एनआईए और एटीएस का जो झगड़ा है, इस बीच में ये केस इस समय इसकी क्या रफ्तार है? जी देखिए, अगर पहले केस की बात करें तो 25 फरवरी को मुकेश अंबानी के घर के करीब ये गाड़ी मिली थी। आज 8 मार्च है, लेकिन इतने दिनों में कोई भी बड़ा डेवलपमेंट या जांच में ऐसी कोई बड़ी बात सामने नहीं आई है। कई सारे सवाल उस पूरे मामले से, अगर पहले केवल उस गाड़ी की बात करें तो उससे लेकर कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। नंबर 1 कि वो गाड़ी वहां पर किसने पार्क की, उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। एक सीसीटीवी फुटेज जरूर मुंबई पुलिस के हाथ लगी थी, जिसमें देखा गया था कि कुल एक नहीं 2 गाड़ी थी। एक गाड़ी को पार्क किया गया था और दूसरे गाड़ी से वो लोग वापस थाने के रास्ते रात को करीबन 3 बजे जाते हुए नजर आ रहे हैं। वो लोग कहाँ गए उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। और उसके बाद इस पूरे मामले में आगे कोई भी ऐसी बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से नहीं की गई थी। टेरर एंगल जरूर आया था, जिसके बाद ये पूरा मामला एनआईए को सौंप दिया गया है। ये मामला तब तूल पकड़ने लगा जब 5 मार्च को इस पूरे मामले में जो सबसे बड़े गवाह हैं मनसुख हिरेन वही शख्स हैं जिनकी गाड़ी चोरी हो गई थी और वही गाड़ी बाद में मुकेश अंबानी के घर के पास मिलती है। और 5 मार्च को मनसुख हिरेन की ही शव बरामद की जाती है मुंबई से सटे थाने में, जिसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार पर भी सवाल उठना शुरू हो जाता है। वो इसलिए भी उठता है क्योंकि 5 मार्च को मनसुख हिरेन का शव मिलता है, उससे 3 दिन पहले यानी 2 मार्च को मनसुख हिरेन
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को, मुंबई पुलिस कमिश्नर और ठाणे पुलिस कमिश्नर, इन 4 लोगों को पत्र लिखते हैं। पत्र में वो बार बार कहते हैं कि उन्हें बार बार बुलाया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है, पत्रकार भी कई उनसे पूछताछ कर रहे हैं और उनसे सवाल पूछ रहे हैं और उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है उनके और उनके परिवार का, उन्हें सुरक्षा दी जाए। तो पत्र लिखने के बावजूद भी उनको सुरक्षा नहीं दी जाती है और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी एक सवाल जो है कहीं ना कहीं उठने लगा, जिसके बाद शुक्रवार के दिन महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस मामले की जांच एटीएस को सौंप दी। लेकिन आज सुबह पता चलता है कि जो गाड़ी मिली थी वो जांच अब एनआईए के पास चली गई है। यानी जो 2 अलग अलग मामले हैं, एक मामला वो है जहां पर गाड़ी मिला था मुकेश अंबानी के घर के पास, उसकी जांच अब एनआईए की ओर से की जा रही है, और जो मनसुख हिरेन का शव मिला था उसकी जांच एटीएस कर रही है। अब इसमें भी महाराष्ट्र सरकार की देखिए किरकिरी कैसे होती है। शुक्रवार को इशारों महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख कहते हैं कि जब मनसुख हिरेन का शव मिला और उनसे सवाल पूछा गया तब उन्होंने कहा कि उनके शव पर कहीं पर भी कोई चोट के निशान नहीं है। इशारों में वो इसे आत्महत्या कहते हैं। लेकिन मनसुख हिरेन के परिवार वालों का कहना है कि आत्महत्या करने का कोई वजह नहीं है, वो हत्या की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हत्या हुई है और इसकी जांच की जानी चाहिए, और एटीएस अब हत्या के मामले उन्होंने रजिस्टर किए हैं और मामले की जांच की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरी गुत्थी है वो सुलझती हुई नजर नहीं आ रही है, और जो मुख्य गवाह हैं उनकी मृत्यु होने के बाद प्रशासन पर सवाल उठने लगा। लेकिन आज जिस तरह से अभी हमने सुना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को, वो केंद्र में राज्य सरकार का ये मुद्दा बना रहे हैं, विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र की एजेंसियां काबिल हैं इस पूरे मामले की जांच करने के लिए, लेकिन अब मामला एनआईए को सौंप दिया गया है। और साथ ही इसके आप कह सकते हैं जवाब में उन्होंने कहा कि मोहन देलकर, आपको याद होगा, जो सिलवासा के 7 बार के सांसद थे जिन्होंने मुंबई में आत्महत्या की थी, तो उद्धव ठाकरे ने आज कहा कि हम उस मामले की जांच भी पूरी कड़ाई से करेंगे। मोहन देलकर ने अपने पत्र में कई बीजेपी नेताओं का नाम लिखा है, हम उसकी जांच करेंगे, उस पर भी कार्रवाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं केंद्र बनाम राज्य सरकार का मुद्दा यह बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से 25 फरवरी से अब तक कोई भी बड़ी डेवलपमेंट या बड़ी जांच एजेंसी को कुछ बड़ा चीज हाथ नहीं लगा, कोई बड़ी सबूत हाथ नहीं लगी, और साथ में जो आपके मुख्य गवाह थे अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठना भी लाजमी है। बिल्कुल, आपने सही कहा। 2 इसमें पहलू हैं। एक तो ये कि जो गाड़ी पाई गई मुकेश अंबानी के घर के सामने, और दूसरे के जो मुख्य गवाह थे उसके बाद कुछ दिनों के बाद उनका शव मिला, और इस दोनों ही मामले में अब तक कोई खास जानकारी सामने नहीं आई है। जो बड़ी जांच एजेंसियां इसमें जुटी हुई हैं, एटीएस और एनआईए, दोनों अलग अलग मामलों की जांच कर रहा है। एटीएस जो शव मिला मनसुख हिरेन का उसकी जांच, और एनआईए के हाथों है जो गाड़ी पाई गई मुकेश अंबानी के घर आंटला के बाहर उसकी जांच है। और इस बीच में राज्य सरकार आरोप लगा रही है कि विपक्ष जो है वो बदनाम करने की कोशिश कर रहा है राज्य सरकार को, और ये केंद्र बनाम राज्य सरकार की लड़ाई एक बार फिर से महाराष्ट्र में नजर आ रही है। और बात उत्तराखंड की, जहां पर ऐसा लग रहा है कि नेतृत्व में परिवर्तन हो सकता है, ऐसी अटकलें लग रही हैं। और इसी के बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली आए हैं। उनका वो बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा से मुलाकात का कार्यक्रम है, और कई बीजेपी विधायक भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र रावत कुछ देर पहले दिल्ली में सर्वप्रिय विहार में स्वामी बाल गंगाधर नाथ स्वामी के आश्रम भी गए हैं। हमारे साथ अखिलेश शर्मा जुड़ रहे हैं इस पर जानकारी के साथ। अखिलेश, त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस समय आना और नेतृत्व में फेरबदल की अटकलें, नेतृत्व में फेरबदल की इस समय की अगर ऐसी अटकलें भी हैं तो इसके पीछे की वजह क्या है, जरूरत क्या है? चुनाव अगले साल यहाँ पर होने हैं, तो क्या लग रहा है यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली हैं, जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात जो होनी है, क्या जानकारियां सामने आई हैं? देखिए नगमा, यह सब कुछ अनायास नहीं हुआ है, इसके पीछे एक पृष्ठभूमि है। शनिवार को अचानक दिल्ली से 2 पर्यवेक्षक, 2 जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर रमन सिंह और दुष्यंत गौतम, वो देहरादून पहुंचते हैं। उसके बाद आनंद फानन में सभी विधायकों को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को देहरादून बुलाया जाता है। सबसे सारे विधायकों से एक एक करके उनकी बातचीत होती है। ये दोनों ही पर्यवेक्षक इसके बाद आरएसएस के जो स्थानीय नेता हैं उनसे मुलाकात करते हैं, मुख्यमंत्री के घर जाते हैं, और वहाँ पर भी मुख्यमंत्री कई सारे विधायकों को जुटा लेते हैं।
तो ये एक तरह का सीधा सीधा संकेत था कि किस तरह से वहाँ पर उत्तराखंड में स्थिति सारी सामान्य नहीं है। आने के बाद इन पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को दी है, जिसमें बताया गया सूत्रों के मुताबिक कि उनका ये मानना है कि सब कुछ वहाँ पर ठीक नहीं है। कई विधायक चाहते हैं कि वहाँ पर नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि अगले साल उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में अगर रावत की अगुवाई में पार्टी चुनाव मैदान में उतरती है तो शायद नुकसान होगा, दोबारा सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। ये सारी बातें कुछ विधायकों ने कही हैं। लंबे समय से कई विधायक उनसे नाराज हैं। हालांकि रावत की छवि जो है वो साफ सुथरी है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। इसके बावजूद भी उनकी कार्य क्षमता को लेकर के उंगलियां उठती रही हैं। कहा जाता है कि वो काम ठीक से नहीं करते हैं, विधायकों से संपर्क में नहीं रहते हैं, तो इसलिए उनकी नाराजगी विधायकों की थी, जो अपनी बात बार बार यहाँ पार्टी आलाकमान को पहुंचाते रहे हैं। तो यही जो गुस्सा है अब ये खुल करके सामने आया है। तो अब देखना होगा कि क्या उन्हें हटाएगी पार्टी, क्योंकि इससे पहले बीजेपी ने जब जब भी अपने मुख्यमंत्री हटाए हैं और हटा करके चुनाव में गई है तो सत्ता में वापसी नहीं कर पाई है। कांग्रेस के साथ भी यही हुआ उत्तराखंड में, जब भी उसने अपना मुख्यमंत्री बदला और बदल करके चुनाव में गई तो सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। अब जबकि केवल 1 साल बचा है, क्या बीजेपी ये जोखिम मोल लेगी कि वो मुख्यमंत्री हटा करके नए चेहरे के साथ चुनाव मैदान में जाए? जी, ये सवाल बना हुआ है कि क्या कोई फेरबदल यहाँ पे होगा। धन्यवाद आपका अखिलेश। अच्छा, अखिलेश ने बताया कि ये सब अनायास नहीं हुआ है, इसके पीछे एक पृष्ठभूमि है और इस बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं दिल्ली में। देखना है कि क्या होगा अब आगे उत्तराखंड में। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं 10 देश की बात में, और आगे देखेंगे नीतीश कुमार आखिर क्यों नाराज, क्यों गुस्सा आता है नीतीश। नियम जानो, हम तो नियम जान ही रहे। बैठिए, ये भी कोई तरीका है। कभी कभी नियम का उल्लंघन करते हैं तो हम आपको बताने के लिए खड़ा होकर के बता देते हैं। जानकार व्यक्ति है बगल में। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने कई दिग्गज मैदान में उतारे हैं, लेकिन कुछ खास चेहरे मध्य प्रदेश की राजनीति से हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ऑपरेशन रंग पंचमी में अहम किरदार निभाने वाले नेता भी पार्टी ने सबसे अधिक भरोसा मध्य प्रदेश के अपने वरिष्ठ नेताओं पर जताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बंगाल के रण में एंट्री हुई। दक्षिणेश्वर में दर्शन किया, धूलागोरी मोड़, आलमपुर और हावड़ा में सभा को संबोधित किया। तुमने भारतीय समुदाय के आधार पर बंगाल को तुष्टीकरण की नीति के चलते हुए एक बंगाल हो गया मुस्लिम बंगाल तुमने बना दिया। दीदी, ये पाप और अपराध किया है जिसको बंगाल की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। भोपाल से बंगाल फतेह करने के लिए बीजेपी की तरफ से शिवराज सिंह के अलावा गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया को भी मैदान में उतारा गया है। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय तो पहले से ही पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी संभाल ही रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व प्रभारी अरविंद मेनन और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को भी बंगाल के चुनावी रण में उतार दिया गया है। ऑपरेशन रंग पंचमी के अहम किरदार गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को पश्चिम बंगाल की 57 विधानसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की विजय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो आत्मविश्वास से भरी भविष्यवाणी कर रहे हैं। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी है, तृणमूल तिनके की तरह उड़ रही है। सत्ता परिवर्तन में संघ संगठन के विश्वास पात्र कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया को पार्टी ने बंगाल में 4 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी है। मुझे लगता है कार्यकर्ताओं के मेहनत प्रयास, माननीय पीएम साहब की योजना, संगठन की सुदृढ़ता, अमित शाह जी की प्लानिंग से 100% भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की ओर जा रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को 3 जिलों का प्रभार सौंपा गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम जा रहे हैं, नेता के रूप में नहीं जा रहे। वहाँ के कार्यकर्ताओं का सहयोग करने के लिए हम जा रहे हैं। और ये बात सही है कि अब ममता जी का बोरिया बिस्तर बंद गया है और कि भारतीय जनता पार्टी जिस ताकत के साथ काम कर रही है वो निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत से जीतेगी और बंगाल में सरकार बनेगी। हालांकि कांग्रेस को लगता है इस व्यूह रचना का कोई फायदा नहीं होगा। बीजेपी ने गलत दांव लगा दिया इन लोगों को बंगाल भेज के। बंगाल ये कोई बहुत बड़ा जादूगर नहीं है, इनसे बड़ी जादूगरनी ममता बनर्जी है, जिसका जादू आज भी बंगाल में चल रहा है। और असली बंगाली कभी अपनी दीदी को नहीं छोड़ेगा।
बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में कुल 294 सीटों में से कम 200 सीटों पर जीत दर्ज करने का लक्ष्य रखा है। इसी लक्ष्य के लिए पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है, जिसमें मध्य प्रदेश के नेताओं का अहम किरदार रहेगा। बंगाल में जीत के लिए बीजेपी ने फॉर्मूला 23 बनाया है। हर जिले में अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं को अहमियत मिली है, उसे देखकर लगता है कि पार्टी भी सोचती है कि बंगाल में जीत का द्वार मध्य प्रदेश होकर ही निकलेगा। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और बिहार की राजनीति में सब एक सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गुस्सा क्यों आता है। उनके गुस्से की एक झलक हमने चुनाव के दौरान भी देखी थी, जब वो तेजस्वी यादव पर बरस पड़े थे और जिस तरह की भाषा में इस्तेमाल करने लगे थे, उस पर लोगों को ताज्जुब हुआ था। नीतीश सोमवार को भी बिहार विधान परिषद में राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य पर काफी नाराज दिखाई दिए। आप जरा नियम जानो। हम तो नियम जान ही रहे। बैठिए, ये भी कोई तरीका है? कभी कभी नियम का उल्लंघन करते हैं तो हम आपको बताने के लिए खड़ा होकर के बता देते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को बिहार विधान परिषद में राष्ट्रीय जनता दल के सुबोध राय को नसीहत देते हुए, ये कोई पहली बार नहीं, 2 हफ्ते पहले नीतीश कुमार ने विधान परिषद में पहले सुबोध राय और फिर सुनील सिंह के टोका टोकी से तंग आकर आपा खोया था। अरे यार, हम पहले भी सुझाव दिए थे ना, गड़बड़ी के शिकार होने वाले थे तो हम सुझाव दिए थे ना, बचेबे न किए थे आपको। काहे सब बात बोलते हो? सब गड़बड़ करते थे, एकदम पूरा का पूरा गड़बड़, कोई कहीं नहीं देता, कुछ नहीं जानते। ये घटनी को हमने स्वीकार नहीं किया है। हालांकि सुबोध राय का कहना है कि नीतीश कुमार इसलिए संयम खोते हैं क्योंकि वो सरकार को सच का आईना दिखाते हैं। सच करवा होता है, जब हम सच्चाई से अवगत कराते तो उनको करवा लगता है। तो सच्चाई में तो दम है ना। हम भी तो जवाब दिए, हम क्या चुप बैठ गए क्या? नीतीश कुमार अगर बार बार अपना आपा खो बैठते हैं तो उसका 2 ही कारण दिखता है। एक, वो अपने भाषण या किसी भी वक्तव्य के दौरान किसी भी प्रकार की टोका टोकी पसंद नहीं करते, और दूसरा वो राजनीतिक सच है जिसको पचा पाने में वो आज तक कामयाब नहीं हुए हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी चुनाव लड़ने के बावजूद उनके विरोधी खासकर तेजस्वी यादव अपने दल राष्ट्रीय जनता दल को नंबर 1 की पार्टी बना पाने में कामयाब हुए, और उसके तुलना में नीतीश कुमार की राजनीतिक हैसियत अब बिहार में नंबर 3 की पार्टी होकर रह गई है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त। एक ब्रेक के बाद देखिए, एक सिरफिरे ने आगरा में मां और बेटी की हत्या की। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक सिरफिरे ने एक 19 साल की लड़की और उसकी मां की चाकू से हत्या कर दी है, क्योंकि जिस लड़की को वो चाहता था उसकी कहीं और सगाई हो गई। हत्या के बाद वो फरार हो गया और पुलिस अब इस आरोपी के, जिसे कहा जा रहा है कि वो सिरफिरा था, उसकी तलाश में जुटी हुई है। जिससे मोहब्बत करता था उसे इतनी बेरहमी से चाकुओं से गोद दिया कि देख के दिल दहल जाए। आरोप है कि गांव का लड़का गोविंद रात के वक्त चाकू लेके उनके घर में घुसा। पहले 50 साल की शारदा देवी को चाकू मारे। इस पे उनकी बेटी कामनी जागकर चीखने लगी तो उसे चाकुओं से गोद दिया। शोर सुनकर कामनी की भाभी दौड़ी आई तो उन पे भी हमला किया। माँ बेटी की मौत हो गई। भाभी जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। हम वहाँ से भाग के आए तो यहाँ पे देखा हमारी भतीजी पड़ी थी, पीछे देखा वहाँ पे भाभी पड़ी थी। किसने हमला किया है? हमलावर भी हमारी चाची पड़ोस में रहती हैं, तो बता रही थी वो राम नरेश का लड़का है और उसका नाम वो है, क्या नाम है, गोविंदा। क्या कोई पुरानी रंजिश रही या क्या मामला रहा? हाँ, हमारे भतीजे में और उसमें एक बार झगड़ा हुआ था। खबर मिलते ही बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। आगरा के आईजी, एसएसपी और दूसरे बड़े अफसरों ने घटनास्थल पर जांच पड़ताल की। गांव वालों ने बताया कि शोर सुन के जब वे जमा हुए तो कातिल फरार हो गया। इस घटना को
गोविंद नाम के युवक, जो कि घटनास्थल से मात्र 50 मीटर दूर उसका घर है, उसके द्वारा रात में कारित किया गया है। अभी तक की जो पृष्ठभूमि निकल के आ रही है, यह युवक मृतक परिवार की एक बेटी से इश्क में था, उसके साथ प्रेम प्रसंग था और इसी बात से रुष्ट होकर उसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। कामनी के पिता गुजर चुके हैं, उसके 2 भाई हैं, एक भाई बाहर रहते हैं, जिनकी पत्नी घर में थी। गोविंद ने उन्हें ही चाकू मारा है। मौके वारदात से पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने सैंपल्स लिए हैं और पुलिस सबूत जुटा रही है। इस बात के चश्मदीद साक्षी भी हमें मिले हैं, जिनका भी हम लोग स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। 5 टीमें हमारी सक्रिय हैं इस युवक की गिरफ्तारी के लिए और निश्चित ही हम इस युवक की जल्दी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर लेंगे। अपराध करने के लिए बेखौफ होना एक मुद्दा है, लेकिन इस बात का भी मनोवैज्ञानिक अध्ययन ज़रूर होना चाहिए कि जिससे इतनी मोहब्बत करते हों कि उसे खोना नहीं चाहते, उसको चाकुओं से काट के इस तरह कैसे मारा जा सकता है। आगरा में नसीम और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद किसान आंदोलन में आज दिखाई दी महिलाओं। तो दिल्ली की सीमाओं पर जो किसान आंदोलन जारी है, वहां पर भी आज का दिन आज खास रहा, जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आंदोलन स्थल पर तमाम जिम्मेदारी महिलाओं ने संभाली। सिंघू बॉर्डर हो या फिर टीकरी मंच संचालन में वक्ता के तौर पर हो या फिर मंच के नीचे बैठे श्रोता, ये सब महिलाएं ही रहीं। इस जिम्मेदारी को निभाने को लेकर अलग अलग जगहों से हजारों की तादाद में महिलाएं धरना स्थल पर जुटी। सिंघू बॉर्डर पर महिलाओं के पहुंचने का सिलसिला थम नहीं रहा था। दिन भर ऐसे ही चलता रहा। पहले आंदोलन स्थल पर पहुंची, फिर मंच के पास इनका सैलाब दिखा। मंच के पास पुरुषों की नो एंट्री रही। पुरुष मंच के पास ग्रिल के बाहर रहे। इसी भीड़ में 1.25 साल की बच्ची को लिए संदीप कौर दिखी, जो लुधियाना से अपनी पति के साथ आई हैं। मैं तो यही कहना चाहती हूँ, जो भी मोदी सरकार कर रही है हमारे साथ गलत कर रही है, उसको छेती से छेती हमारे जो बिल है, काले कानून पास किए हैं, उसको वापस लेना चाहिए। हमें इस आंदोलन का भाग जरूर बनना चाहिए, क्योंकि किसी दिन इतिहास में लिखा जाएगा हमारा नाम भी कि हम छोटी बच्ची के साथ आंदोलन में गए थे। लुधियाने में बिजनेस करती हूँ और एक किसान की पत्नी भी हूँ, इसलिए मैं बिजनेस छोड़ के आई हूँ। तो इसलिए मोदी सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी कानून वापस ले लें, हम आप अपने सब काम पे जाएं और आप अपना सारा जो भी बीबी जो भी औरतें बैठी हैं वो अपने काम पे जाके काम संभाल लें। फतेहगढ़ साहिब की जसदीप बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा हैं। ये अपने परिवार के 7 लोगों के साथ आई हैं। जिम्मेदारी के तौर पर गेट पर पहरा दे रही हैं। अन्नदाता मेरे पापा किसान ने, है ना, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ, ਮੈਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ 3 ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿਹਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਖੇਤੀ ਦੇ ਤੇ। ਜਦ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਜੋ, ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਜੋਗੇ ਆ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। इस भीड़ में कई ऐसे भी हैं जो शुरू से यहाँ जमे हुए हैं। कुलबीर कौर इन्हीं में से एक हैं। जोश और जज्बा अब भी कम नहीं। नारी शक्ति है कि जो पूरे ब्रह्मांड ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇਗੀ ਸਟੇਜ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੰਨੀ है। नारी शक्ति बहुत ताकतवर है। एक तरीके से मजबूती दिखाने के लिए, कंधे से कंधा मिलाने के लिए। हाँ जी, ਅਸੀਂ अपने भाई बहनों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, हम कानून रद्द करा के जाएंगे। इन सैकड़ों महिलाओं से इनकी शक्ति का आकलन ठीक नहीं, क्योंकि आंदोलन के शतकीय पारी में इनकी भूमिका हर दिन की है, चाहे वो यहाँ डटकर हो या फिर दूर घर रहकर। क्योंकि परिवार का अगर कोई पुरुष इस आंदोलन को मजबूती दे रहा है, तो घर में हिम्मत और साथ इन जैसे महिलाओं से ही
चाहे वो पत्नी के तौर पर हो, बहन के तौर पर हो या माँ के तौर पर हो, वो मिल रहा है। तो सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन इन्हीं का है। टिकरी बॉर्डर पर भी जोश और उमंग में कोई कमी नहीं। कई महिलाएं घर बार छोड़कर आई हैं, पर यहाँ भी पूरा परिवार है। कुछ तो बच्चियों को गोद में लिए आंदोलन को मजबूती देने पहुंची। इंटरनेशनल वुमेन डे पे हमने ये जो 3 कानून है खेती संबंधी बनाए गए, उनके खिलाफ औरतों को इकट्ठा किया है, क्योंकि ये जो अंतर्राष्ट्रीय औरत दिवस है ये भी संघर्षों का प्रतीक है। मेला दिवस तो ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। टिकरी बॉर्डर पर महिलाएं घरों से निकलकर अपने बच्चों के साथ यहाँ पर पहुंची और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह संदेश दिया कि वो किसानों के आंदोलन को लेकर न सिर्फ एकजुट हैं बल्कि पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। टिकरी बॉर्डर से मुकेश सिंह सेंगर के साथ, सिंगू बॉर्डर से सचिन गुप्ता के साथ परिमल कुमार, NDTV इंडिया। तो देश की बात में आज के लिए इतना ही।